तो प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का सफल एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों का। क्लास 12th हिस्ट्री के लिए जो बच्चे इंटर में हिस्ट्री रखे हैं उनका ये क्लास बहुत ही कारण बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इस क्लास में बिल्कुल नए प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और फाइनल बोर्ड परीक्षा हमारे बहुत काफी नजदीक आ चुका है। अब इस समय में हम लोगों को वही सब प्रश्नों को देखना है जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ने का ज्यादा चांस है। ठीक है, तो क्लास बहुत ही खास है, बहुत ही खास है। पूरे क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को कवर करते हुए चलिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आंसर बताने का प्रयास करेंगे और याद रखना है कम से कम आपको 1.5 महीना आप लोगों को कम से कम याद रखना है, तब जब तक पेपर ना हो जाए तब तक आपको सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अच्छी तरीके से सारी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आपका 9 फरवरी का आपका हिस्ट्री का पेपर है, अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। हर सब्जेक्ट का तैयारी बेहतर तरीके से आप लोगों को करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय या फिर भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? यानी आईएनसी, इसको क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको क्या कहा जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी की स्थापना कब की गई थी, यह चीज हम लोगों को पता है। आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। आईएनसी की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885। कहां की गई थी? मुंबई में की गई थी। कहां पे की गई थी? मुंबई में की गई थी आईएनसी की स्थापना डॉक्टर ए.ओ. हिम की अध्यक्षता में। किसके? डॉक्टर ए.ओ. हिम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाती है। और ये एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं डॉक्टर ए.ओ. हिम, इसी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाती है, याद रखना। उसके बाद अगर देखा जाए तो वेमेश चंद्र बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी कौन हो जाएगा? वेमेश चंद्र बनर्जी इस पार्टी का पहला अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखना है, ये पूछा गया, सिंपल ये पूछा गया कि आईएनसी की स्थापना कहां हुई थी, तो ये हुई थी आपका मद्रास में, यानी मुंबई में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की मुंबई में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो, बहुत बढ़िया। अब चलो, अगला सवाल पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनका जब खुदाई किया गया तो अशोक के शिलालेख ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। कौन सा लिपि में? ब्राह्मी लिपि में ज्यादातर लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरोष्टी लिपि, फारसी, देवनागरी। अभी ये जो हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा आपका देवनागरी लिपि में लिखा गया। हिंदी किस में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। क्या पूछा गया है? कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है प्यारे बच्चों, ये कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में इसका निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कराया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? क्लास को शेयर बहुत कम बच्चे किए हैं, तो एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखो, अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन थे, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा, बदायूनी या फिर बरेनी? तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी का लेखन किया गया है फारसी भाषा में। कौन सा भाषा में? फारसी भाषा में आईने अकबरी का लेखन किया गया। आईने अकबरी में राजा अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? राजा अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया आईने अकबरी में, इतना याद रखना है आईने अकबरी की अगर बात करेंगे तो। ठीक है, चलो सवाल अगला है। क्या पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध की बात करेंगे तो याद रखना, प्लासी का युद्ध होता है 1757 को। किस किस के बीच होता है? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। सिराजुद्दौला है ना, बंगाल का नवाब था ये, सिराजुद्दौला के बीच होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर कंपनी नाम लिखो, दोनों के बीच होता है, क्योंकि कंपनी की उस समय सेना भी थी। इस समय जीत कौन था है? जीतता कौन है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला हार जाते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेना है वो उनके साथ गद्दारी कर लेते हैं। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सैनिक होता है और वो क्या करते हैं? गद्दारी कर लेते हैं इसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, जिसके कारण सिराजुद्दौला को मरवा दिया जाता है। किसके हाथों? अंग्रेजों के हाथों। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 को। इसके जस्ट 100 साल बाद, इसके जस्ट 100 साल बाद, यानी 100 साल बाद
100 साल बाद क्या होता है, 1857 को महान क्रांति होती है। बात समझ में आ गई, 1857 को क्रांति होती है, समझ गए। अब चलो अगला सवाल है, डोमिनियन स्टेट किस प्रस्ताव से आया। डोमिनियन स्टेट की बात करेंगे तो याद रखना ये आपका क्रिप्स प्रस्ताव से आया था, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित करने का कहीं ना कहीं प्रावधान रखा गया था। भारत को क्या करना था, डोमिनियन स्टेट घोषित करना था। और क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत डोमिनियन स्टेट का मतलब यह हुआ कि अंग्रेज के अधीन में ही राज्य रहेगा, देश जो होगा, राष्ट्र जो होगा वो अंग्रेज के अधीन में ही होगा, लेकिन वहां सारा कानून, सारा जो प्रतिक्रिया होगा वो अंग्रेज के द्वारा कंट्रोल होगा। यहाँ का विधायक होगा, यहाँ का एमएलए होगा, एमपी होगा, सारा चीज होगा, लेकिन अंतिम में जब कानून पास होगा तो उसमें अंग्रेज का साइन होगा, मतलब उसका अंतिम रूप जो राष्ट्रपति होगा वो अंग्रेज के पास होगा। तो ये डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा दिया गया था, ये क्रिप्स मिशन के तहत भारत को दिया जाने वाला था डोमिनियन स्टेट का दर्जा। तो क्या भारत इसको एक्सेप्ट किए थे? नहीं, भारत इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे, भारत जो है इसको रिजेक्ट किए थे, एक्सेप्ट नहीं किए थे। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डेट पूछा गया है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, मुंबई में होती है, ये चीज पता है हम लोगों को। और साथ ही साथ मुंबई में जब इसकी स्थापना होती है तो किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर एओहिम की अध्यक्षता में, और साथ ही साथ डॉक्टर एओहिम की अध्यक्षता में। और इसका पहला अध्यक्ष कौन होता है, डॉक्टर वेमेश चंद्र बनर्जी इनका पहला अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलो सवाल अगला है, नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से हुआ था। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उसको हम लोग 1930 का आंदोलन बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। यह शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, शुरू हुआ था दांडी तक जाया गया था। गुजरात में साबरमती आश्रम है, गुजरात में, वहीं से यह आंदोलन शुरू होता है गांधी जी के द्वारा 1930 में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नमक सत्याग्रह कानून कहते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का राज्य कौन सा कहां था। पृथ्वीराज चौहान का राज्य कहां था, अजमेर दिल्ली में, बिल्कुल आपका हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान का जो राज्य था, उनका जो शासन क्षेत्र था, अजमेर दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वह पृथ्वीराज चौहान का, किसका, पृथ्वीराज चौहान का शासन क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं, गोदीबारा का साक्ष्य कहां से मिलता है, लोथल से मिलता है। तो बंदरगाह के लिए था, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, जो है आपका किसके अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत। लोथल कहां आता है, गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। गुजरात में कौन सा पत्तन है, कांडला पत्तन गुजरात में है ना। उसके बाद मारमागांव पत्तन गोवा में है, मुंबई पत्तन कर्नाटक महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में भी पत्तन है, पारादीप पत्तन उड़ीसा में है। उसके बाद जो है कोलकाता पत्तन आपका पश्चिम बंगाल में है, कोच्चि पत्तन केरल में है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। तूतीकोरिन पत्तन तमिलनाडु में है। तो पत्तन के बारे में ज्योग्राफी वालों तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। देखना कि मेगास्थनीज किस ग्रंथ की रचना की, इंडिका ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र ये लिखा गया कौटिल्य के द्वारा, इतिहास ये बुक है भाई, ये सब्जेक्ट का नाम है, ये बुक नहीं है, राजतरंगिणी। तो याद रखना मेगास्थनीज के द्वारा जो यूनान के शासक सेल्यूकस का राजदूत बन के भारत आए थे, तो मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया था, इंडिका लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था ये, तो ये लिखा गया था यूनानी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया था, यूनानी भाषा में ये लिखा गया था। और याद रखना यूनानी भाषा की बात करेंगे तो इसमें यूनानी भाषा में यह लिखा गया था, और इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासनकाल के बारे में इसमें चर्चा किया गया। ठीक है, चलो अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था भाई। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात करेंगे, इसकी स्थापना किसने किया था भाई, तो याद रखना मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौटिल्य हो जाएंगे, कौटिल्य है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, कौटिल्य थे, इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1206 में। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का पहला राजा होता है, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं बाबर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सूफी संतों के निवास स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, सूफी संत का जो निवास स्थान है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बताइएगा, है ना। सूफी संत जो निवास स्थान है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये चीज आपको पूछा गया। सूफी संत का निवास स्थान को किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग कहेंगे खानका। क्या कहेंगे उसको, खानका कहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा
बी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सूफी संतों के निवास स्थान को हम लोग खानकाह कहते हैं। सवाल अगला है, बीरबल के शासन काल में भूमि व्यवस्था किसने बनाई? तो भूमि व्यवस्था वित्त मंत्री के कंट्रोल में होता है। उस समय बीरबल के शासन काल में भूमि व्यवस्था वित्त मंत्री के कंट्रोल में था। और वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल, मतलब खत्री जाति का था ये, इसी को वित्त मंत्री बनाया था अकबर ने। तो भूमि व्यवस्था किसके संकर में था? वो टोडरमल के अंदर में था। ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? वो था चर्बी वाला कारतूस। ये विद्रोह कब होना था? 10 मई 1857 को हुआ था, लेकिन होना कब था? 31 मई 1857 को होना था, लेकिन कब हो गया? हो गया था 10 मई 1857 को, मतलब चर्बी वाला कारतूस इसका तात्कालिक कारण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत विभाजन कब हुआ? तो भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, है ना। 1947 में भारत का बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान में टूट गया, है ना। तो भारत का विभाजन 1947 हो जाएगा। तो भारत का विभाजन 1947 में होता है। अगला देखो, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज का लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर राजेंद्र प्रसाद? बताओ। हिंद स्वराज जो लिखा गया था, यह एम के गांधी के द्वारा लिखा गया था 1909 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1909 में एम के गांधी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सवाल अगला है, सभ्य और संस्कृति शब्द किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? बताओ, सभ्य और संस्कृति शब्द किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? यह चीज आपको पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कौन सा? भारत के हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता जो खोजा गया उसको क्या कहते हैं? सभ्य और संस्कृति, इसी से जुड़ा हुआ है। सभ्य और संस्कृति किससे जुड़ा हुआ? भारतीय हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। सवाल अगला है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो तुगलक वंश का संस्थापक हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। बात समझ में आ गई? तुगलक वंश का संस्थापक हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धातु मिश्रण कौन था? है ना। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धातु मिश्रण, देखो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख धातु मिश्रण था वो था तांबा और कांसा, है ना। तांबा और कांसा का प्रयोग हम लोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक हो जाएगा। सवाल अगला है, धर्मशाला किसने बनाई थी? धर्मशाला यात्रियों को रुकने के लिए, है ना। यात्रियों को एक जगह रुकने के लिए धर्मशाला की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट सवाल है, क्या पूछा गया है कि मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? ये सवाल तो आप लोगों को आना चाहिए, है ना। ये सवाल जो है आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। चलो एक बार बताइएगा कि धर्मशाला किसने स्थापित की? तो शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग ठीक ठीक, चलो ठीक है, एक बार आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिएगा सेशन को, जितने भी बच्चे हैं एक बार आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां देखा जाएगा कि मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, मृतकों का टीला। और याद रखना मोहनजोदारो जो शब्द है ये आपका सिंधी भाषा का शब्द है ना। ये आपका सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला सवाल की बात करते हैं, सिकंदर का आक्रमण भारत में कब होता है? यानी सिकंदर का जो आक्रमण है भारत में कब होता है? 327 ईस्वी पूर्व में। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का जो आक्रमण है वो भारत पर होता है, 327 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के दरबार का वर्णन है? इंडिका, अर्थशास्त्र या फिर मनुस्मृति? बताओ किस ग्रंथ में? ये इंडिका और अर्थशास्त्र बताओगे। इंडिका में ये ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, राजदूत बन के आया था, सेल्यूकस का राजदूत बन के यूनान से आया था। तो याद रखना, तो ये जो है किस ग्रंथ में, मतलब इंडिका में ये जो है दरबार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया। चलो अगला सवाल है, सुगम व्यापार के लिए रुपया किसने शुरू किया था? रुपया का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया? यह चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सुगम व्यापार यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रुपया जो है, हाँ, सुगम व्यापार यानी रुपया को, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रुपया का प्रचलन कब से होता है? यह चीज आपको पूछा गया है। ठीक है। सुगम व्यापार यानी व्यापार के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए रुपया की जो शुरुआत करती है वो शेरशाह सूरी करता है। कौन करता है? शेरशाह सूरी रुपया की शुरुआत करता है। बात समझ में आ गई? ये चीज आप लोगों को याद रखना है। कल महामैराथन चलेगा, कल महामैराथन चलेगा, इसके लिए तैयार रहिएगा। कौन सा सब्जेक्ट का चलेगा? टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में बता दिया जाएगा। ठीक है। चलो अगला सवाल की बात करते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा भाई? तो हुमायूं नामा हुमायूं ने, अबुल फजल ने या फिर गुलबदन बेगम ने? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था, है ना। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा। अगला देखिएगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भाई साहब, संविधान बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, तो बहुत सारे लोग मिल करके मीटिंग किए, है ना, सभा किए, उसी को भारतीय संविधान का पहली सभा कब हुई थी, ये चीज आपको पूछा गया है। तो याद रखना, ये जो है आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक होता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में वीर गति पाई? वीर गति का मतलब हुआ उनका देहांत कब हो गया, लड़ते लड़ते अंग्रेजों से वो देहांत कब हुआ, है ना। MS स्पोर्ट पॉइंट से सर जी पहले मेरा कमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, और कमेंट मत करो कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर उत्तर प्रदेश में इनका देहांत हो गई थी, है ना, वहां शहीद हो गई थी, ये लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। जन्म कहां हुआ था? काशी में इनका जन्म हुआ था। सती प्रथा उन्मूलन किसके द्वारा कराया गया? सती प्रथा उन्मूलन की बात करेंगे तो ये विलियम बेटिंग की बात कर रहे हैं, है ना। विलियम बेटिंग 1929 में सती प्रथा का उन्मूलन किए थे। राजा राम मोहन राय, उसके बाद राजा अकबर, ये सभी लोग मिलकर के सती प्रथा को बैन करने के लिए भारतीय समाज में काफी ज्यादा उत्सुकता, काफी ज्यादा जागरण, यानी एक तरह से समाज को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। तो आप जानते हैं सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा का मतलब बिना, अगर पति का देहांत तो हो गया, अगर पति का देहांत तो हो गया तो पत्नी को भी जला दिया जाता था, वही है हम लोगों का क्या, सती प्रथा, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है कि अमर कोश के लेखक कौन है? तो अमर कोश जो लिखा गया था ये अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था, है ना। अमर कोश किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सवाल अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज जो है वो लोहा का व्यापार करते थे, है ना। आर्य समाज का मुख्य पेय पशु था, है ना, सोमरस इनका मुख्य पेय रस हो जाएगा। उसके बाद आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ठीक है। महाभारत का अंतिम रूप किस काल में बना? तो महाभारत जो लिखा गया इसका अंतिम संकलन जो हुआ वो हुआ था गुप्त काल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोलते हैं। गुप्त काल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोलते हैं। बात समझे? गुप्त काल को क्या बोलते हैं भैया? गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल भी बोलते हैं, ठीक है। तो महाभारत का अंतिम संकलन, अंतिम रूप जो दिया गया था गुप्त काल को में दिया गया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कब बना? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गया था। ब्रिटेन का यह कंपनी था जो सरकार के कंट्रोल में नहीं था। सरकार हालांकि इनको भेजी थी व्यापार करने के लिए, भारत से और चीन से व्यापार करने के लिए भेजी थी, लेकिन यहां आकर के वो अपना मनमर्जी करने लगे, जिसके कारण ब्रिटेन की सरकार एक कानून बना दिया जिसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, और इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कब्जे में ले लिया, इससे दबोच लिया उसका गर्दन, ना अपने अनुसार चले, मतलब वो अब सरकार के अनुसार चला। तो ये कंपनी के लिए कानून बनाया था जिसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 को आया था। बात समझ में आ गई? 1784 को आया था। इसकी खुद की सेना होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की सेना होती थी, तभी ना सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई होता है। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला के साथ जो लड़ाई होता है, प्लासी का पहला युद्ध होता है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। सवाल अगला है कि इलाहाबाद संधि कब हुई? तो 1765 में हुई थी इलाहाबाद संधि। उसके बाद 1565 में जो है आपका राक्षस तांगरी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का समाप्ति हो जाता है, ठीक है। चलो सवाल अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें 1920 में, 1942 में, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1920 में होता है, ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में होता है, 1930 में होता है, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। वहीं अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन आपका होता है 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा कौन कौन सा आंदोलन कब होता है, तो ये सब चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो आपको सभी ने पूछा है तो ऑप्शन ए लगा दो, ठीक है, और ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है, कबीर किस पंथ के प्रवर्तक हैं? देखो, कबीर के जो संदेश है वो किस में है? बीजक में लिखा गया है। सगुन भक्ति में मूर्ति पूजा होती है और निर्गुण भक्ति में क्या होता है? मूर्ति पूजा नहीं होती है। बात समझे? सगुन भक्ति में मूर्ति पूजा होती है और निर्गुण भक्ति में नहीं होती है। अगर देखो, कबीर क्या हिंदू मुस्लिम थे? कबीर अपने आप को हिंदू मानते थे कि मुसलमान मानते थे? वो अपने आप को ना हिंदू मानते हैं ना मुसलमान मानते हैं। वो क्या, कौन सा हो जाएगा? निर्गुण भक्ति, मतलब वो पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा वो नहीं करते थे, ठीक है। सूफी संत कौन हुए? जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। वैष्णव कौन है? जो भगवान विष्णु को अपना
प्रेयसी मानते हैं, और शैव कौन हुए, जो शिव, भगवान शिव को मानते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हो जाएगा। अगला देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट जो होता है 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन समझौता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये गांधी जी और इरविन पैक्ट के बीच होता है ये समझौता, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि गांधी जी को मनाया जाता है इस बात के लिए कि आप जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। गांधी जी इस बात को मान जाते हैं, और गांधी जी इरविन को बोलते हैं कि आप जितने भी भारतीय सिपाहियों को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाले हैं, उनको जेल से निकालिए, जेल से रिहा कीजिए। तो इरविन ये बात को मान जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है। सवाल अगला है कि गुप्त वंश की राजधानी कौन सा था, तो गुप्त वंश की राजधानी आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए, किसके समय प्रसिद्ध था, मतलब कुषाण के समय, मौर्य काल के समय, या फिर वैदिक काल के समय। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कुषाण शासक के समय फेमस था। कुषाण शासक का जो गढ़ था वो था आपका जम्मू कश्मीर। कुषाण शासक का गढ़ कौन सा था, जम्मू कश्मीर इसका गढ़ था। और कुषाण शासक की अगर बात करेंगे, तो कुषाण शासक की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कुषाण शासक के समय फेमस था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो बच्चा बच्चा जानता है, 2 साल 11 में 18 दिन इनको बनाने में लगा, और 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, भारतीय संविधान जो है वो लागू हो जाता है। बात समझ में आ गई, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने कौन सा समाचार पत्र निकाला। देखो, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। मिरातुल अखबार किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ये निकाला जा रहा था, इतना आप याद रखना। ठीक है, चलो अगला सवाल है, क्या पूछा गया है, जजिया कर किसने हटाया। तो जजिया कर की बात कर रहे हैं औरंगजेब, बाबर या फिर अकबर। तो याद रखना, जजिया कर जो है ये हटाया था अकबर ने। क्यों हटाया था, वो कह रहे थे कि ये धार्मिक भेदभाव पर आधारित ये बहुत बड़ा चीज है, इसलिए जजिया कर को हटा दिया। लेकिन औरंगजेब ने फिर उसको दोबारा लागू कर दिया था। पूछेगा हटाया किसने, तो हटाया अकबर ने। लागू किसने किया दोबारा, तो औरंगजेब ने लागू किया। जजिया कर क्या था, जिम्मियों से लिया जाने वाला टैक्स था। जजिया कर जिम्मियों से लिया जाने वाला, नन मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था। तो आपको हटाने वाला पूछा तो अकबर लगा देना, अगर पूछेगा दोबारा लगाया किसने था, तो औरंगजेब ने इसको लगा दिया था। ठीक है, चलो भारत में सबसे पहला यूरोपीय कौन आया, भारत में सबसे पहला यूरोपीय कौन आया, यह चीज आपको पूछा गया है। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर अंग्रेज। तो ये सभी लोग आए थे। पुर्तगाली की बात करेंगे तो ये पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे, है ना। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत आते हैं, तो इतना याद रखना। ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां हुआ। अगर याद करेंगे, गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था 1917 में चंपारण में, है ना। अप्रैल के महीना में, अप्रैल के महीना में 1917 में चंपारण में। ठीक है, अप्रैल के महीना में 1917 में चंपारण में। ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल की बात करते हैं, पूछा गया है लाल बाल पाल में बाल कौन था भाई, याद रखिएगा, लाल बाल पाल में बाल कौन था। तो यहां आपको पूछना है। अब यहां अगर देखा जाएगा तो लाला, लाल से मतलब हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से मतलब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से मतलब हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो आपको बाल पूछा है तो बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल का मतलब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है, क्या पूछा है जी, पूछा गया है कि काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं। तो काशी विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी के द्वारा किया गया था। काशी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है ना, तो काशी विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी के द्वारा किया गया था। इतना आप लोगों को याद रखना है। याद रहेगा क्या, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर भूल जाओगे, नहीं भूलना है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। चलो अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था भैया। तो दिल्ली चलो का नारा आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो लाल किला की ओर आ रहे थे तो एक नारा दिया गया था इनके द्वारा। क्या नारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अब सुभाष चंद्र बोस को यह नेताजी का टैग किसने दिया था, तो हिटलर ने दिया था। हिटलर ने इनको नेताजी का टैग दिया था। भगत सिंह हो जाएंगे, है ना, उसके बाद नेहरू जी हो जाएंगे, गांधी जी हो जाएंगे। करो या मरो नारा इनका फेमस है, करो
या मरो, या इनका नारा फेमस है ना। तो याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र की बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो सवाल अगला है, क्या पूछा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की बात करेंगे कौटिल्य। कौटिल्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है इसका? विष्णुगुप्त, है ना। इसका नाम है विष्णुगुप्त, इसका नाम है चाणक्य भी इसको नाम है, ठीक है। तो तीन गो नाम हो गया इसका, चाणक्य इसका नाम है। ये आपके अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, है ना। मेगास्त्रिज क्या लिखा था? इंडिका लिखा था। चलो अगला, अब गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी, भारत से बाहर अमेरिका में की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना भारत को आजादी दिलाने के लिए अमेरिका में की गई थी, क्योंकि भारतीय 18वीं शताब्दी में ही अमेरिका को आजादी मिल जाती है। 18वीं शताब्दी में ही अमेरिका को आजादी मिल जाती है, इतना याद रखिएगा। सवाल अगला है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस नगर में अग्नि देवी मिले हैं? फायर अल्टार्स, है ना। फायर अल्टार्स कहां से मिले हैं? अग्नि देवी कहां से मिले हैं? ये चीज आपको पूछा गया है, ठीक है ना। ये चीज आपको पूछा गया है कि फायर अल्टार्स यानी अग्नि देवी कहां से मिले हैं, ये चीज आप लोगों को पूछा गया, बताओगे। तो ये जो है आपका मिला है हड़प्पा से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, है ना। तो कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 152 नंबर प्रश्न पूछा ना। चलो बहुत अच्छा, 52 नंबर प्रश्न वल्ली। तो 52 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलो ठीक है, ज्यादा प्रश्न और नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि वेदों की संख्या टोटल 4 है, और सबसे पुरानी वेद अब ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। तो वेदों की संख्या आपकी 4 हो जाएगी। वेद की संख्या टोटल कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। कनिष्क किस वंश का शासक था भाई? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कनिष्क कहां का था? कुषाण वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर हमारा सी लोक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, गुप्त काल की मुख्य मुद्रा क्या थी? तो तांबे का मुद्रा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। नहीं नहीं नहीं, तांबे का मुद्रा नहीं था भाई हम भी पढ़ा रहे हैं, तो याद रखना, गुप्त काल में जिसको हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं, इस समय सोने का सिक्का चलता था। क्या चलता था उस समय? सोने का सिक्का चलता था, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उस समय क्या चलता था भैया? तो उस समय जो है सोने का सिक्का चलता था, इतना याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? सोने का जो है सिक्का चलता था। चलो अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? इलियड और ओडिसी, इलियड और ओडिसी किसने लिखी? तो ये होमर के द्वारा लिखा गया था, इलियड और ओडिसी। ये बहुत कम पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में दीजिएगा तब पूछेगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को सबसे अच्छी तरीके से किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है, अगले क्या सवाल पूछा गया है? तक्षशिला विश्वविद्यालय का मुख्य विषय क्या था? मतलब अभी तक्षशिला विश्वविद्यालय मतलब देश का जब बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया 1947 के बाद, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जो जगह है वो चले गया पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसका जो है चिकित्सा हो जाएगा, मतलब वहां वैद्य के बारे में सिखाया जाता था, चिकित्सा के बारे में ज्यादा सिखाया जाता था, ठीक है, चिकित्सा के बारे में। चलो अगला सवाल, क्या गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा गया? क्योंकि उस काल में सबसे ज्यादा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास हुआ था, इसलिए उसको स्वर्ण काल कहा गया। किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने कहा था। आरसी मजूमदार ने कहा कि जो गुप्त काल है वो स्वर्ण काल है, यानी स्वर्ण युग है, क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा जो है क्या हुआ है? विकास हुआ है समाज का, संस्कृति का, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। मगध इंपायर की राजधानी राजगीर था पुराना, लेकिन नया उदयन ने वो राजधानी को ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र कर दिया था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? तो हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी, ठीक है। चलो अगला सवाल, मुसलमानों का भारत में प्रथम आक्रमण कहां हुआ? तो सिंध का क्षेत्र में। जो मोहम्मद गजनी थे वो सब 327 ईस्वी पूर्व ही भारत पर आक्रमण कर चुके थे। उसके बाद बाबर भी आए, उसके बाद बाबर 1526 में आए, आकर के इब्राहिम लोदी को
खत्म कर दिया, एकदम उसका सत्ता को समाप्त कर दिया, और बाबर आकर के भारत में क्या किया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर डाली। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोगों को याद रखना है कि बाबर ने कब आया था, 1526 में, इतना याद रखना। ठीक है, चलो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, सिंध प्रांत हो जाएगा। मुसलमानों ने सिंध प्रांत में सबसे पहले आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजय मिली थी, तो यह तराइन का प्रथम युद्ध में उसको हार मिला था मोहम्मद गौरी को। ठीक है, अब देखिएगा जजिया कर पुनः किसने लगाया। देखो जजिया कर की बात करेंगे तो जजिया कर की अगर बात करेंगे तो जजिया कर अकबर ने क्या किया था, अकबर ने इसको लगाया, अकबर ने खत्म किया था, लेकिन दोबारा किसने लगा दिया था, औरंगजेब ने इसको लगा दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने कहा कि नहीं, ये टैक्स लागू रहना चाहिए और इससे क्या होगा, समाज का विकास होगा, तो औरंगजेब ने दोबारा इसको लगा दिया। ठीक है, क्या है ये, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया, है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए लोक हो जाएगा, संगम वंश से थे वो। आमुक्तमाल्यदा की रचना, आमुक्तमाल्यदा किसकी रचना है, तो कृष्ण देवराय के द्वारा लिखा गया था, है ना। किस में लिखा गया था, तुलुब वंश में लिखा गया था। ठीक है, कृष्ण देवराय के द्वारा तुलुब वंश में लिखा गया था, इतना याद रखिएगा। इधर उधर का कमेंट नहीं करो, यहां पर रहे हो तो यहाँ की बात करो। ठीक है, यहां पर रहे हो तो यहाँ की बात करो, इधर उधर का बात नहीं करो भैया। अगर आपको जहां से अगर ज्यादा प्यार हो तो वहीं चले जाओ, वहीं पर हो जा करके। ठीक है, यहां अगर पढ़ रहे हो तो यहाँ की बात करो। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं। अकबर ने इबादत खाना कहां बनाया था, तो फतेहपुर सीकरी में बनाया था, है ना। अकबर ने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनाया था, लेकिन उस इबादत खाना को बाद में वो राजधानी बना लिया। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपना साम्राज्य का राजधानी भी बनाया था, ये भी याद रखना है। जजमानी प्रथा क्या थी, तो जजमानी प्रथा जाति पर आधारित थी। छोटे जाति के लोगों को बड़े जाति के लोगों का पैर धोना पड़ता था, उनकी सेवा करना पड़ता था। ठीक है, उनका पैर धोना पड़ता था, उनकी सेवा करना पड़ता था, उसी को कहेंगे जजमानी प्रथा, यानी जाति व्यवस्था। औरंगजेब की आत्मकथा का नाम है तुजुक नहीं, आलमगीर, आलमगीर नामा। औरंगजेब की जो आत्मकथा है उसका नाम है आलमगीर नामा। ठीक है, उसका नाम क्या है, आलमगीर नामा है, इतना आप याद रखोगे। ठीक है, चलो सवाल अगला है, क्या पूछा है, पहली बार भारत में रेल कब चली थी, तो 1853 में चली थी। मुंबई से थाने के बीच सबसे पहला रेल गाड़ी चला था, और पहली बार चला था 1853 में, लेकिन पूरी दुनिया में 1825 में चली थी। पूरी दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में, यूरोप में 1825 में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह का नेता कानपुर में कौन था, तो नाना साहब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, नाना साहब 1857 के विद्रोह का नेता कानपुर में थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, यहां बाहरी लोग को रहने का अलाउ नहीं है। ठीक है, भारत किसके लिए है, भारतीय लोगों के है, बाहरी लोग यहां से निकलो। मतलब ये इंडिया फॉर इंडियंस, यानी भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए, यह नारा दिया था दयानंद जी ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। सवाल अगला है, यंग इंडिया किसका पत्र था, यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। यंग इंडिया किसका मैगजीन था, किसका पत्र था, गांधी जी का था, इतना याद रखना। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। सवाल अगला है कि बंग भंग कब हुआ, तो याद रखना, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और उस समय लॉर्ड कर्जन बंगाल को संभाल रहे थे। लॉर्ड कौन था, कर्जन था, है ना, वही बंगाल का गवर्नर जनरल बने हुए थे, लेकिन बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। आपको याद है, सानिया, वीरेंद्र सिंह सानिया, बताओ कब लिया गया था बंगाल विभाजन को वापस, निधि कुमारी, हुमेमडी हुसेफा, उजेफा, बताओ बंगाल विभाजन को वापस कब लिया था, वापस लिया गया था 1911 में, है ना, 1911 में वापस ले लिया था। समझ गए, तो याद रखना ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, क्या पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था, है ना। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में, लेकिन ये आंदोलन चलते रहा था। तो यूपी में चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें एक पुलिस थाना को जला दिया जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अब ये क्या होता है कि चौरी चौरा कांड होता उत्तर प्रदेश में, यूपी में, भारतीय सिपाहियों के द्वारा, भारत के लोग जो आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, तो एक पुलिस थाना को, बहुत सारी पुलिस को जिंदा जला देता है, वो अंग्रेज पुलिस होता है। तो 1922 में जो है ना चौरी चौरा कांड होता है, तो गांधी जी उस समय कलकत्ता में थे। तो गांधी जी का कहना है कि हम अहिंसा के रास्ते पर चल के देश को आजादी दिलाएंगे, है ना, हम अहिंसा के रास्ते पर देश को आजादी दिलाएंगे। जैसे ये बात चौरी चौरा कांड के बारे में गांधी जी को पता चला कि बहुत सारे पुलिस थाना को जला दिया गया है, बहुत सारे पुलिस अफसर को जिंदा जला दिया गया है, तो वो फौरन अपनी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। मतलब ये असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, 1922
22 में किसके वजह से? चौरी चौरा कांड की वजह से। ठीक है, चलो अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1948 को, 1928 को। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1930 में रखा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की जो मांग है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में रखा गया था अंग्रेज के सामने। मतलब पूर्ण स्वराज, इसका मतलब समझे? इसका मतलब क्या समझे? अंग्रेज कह रहा था कि देखो तुम लोग चलाओ, अपना शासन चलाओ, अपना देश को तुम लोग चलाओ, तुम लोग अपना विधायक बनाओ, एमपी बनाओ, जो चलाना है अपना देश को चलाओ, लेकिन लास्ट में जो कानून बनेगा देश के लिए, जो उसका कमांड होगा, उसका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मेरा होगा। तो भारतीय लोग तो बेवकूफ थे क्या? वो कहते नहीं, हमरा पूरा देश चाहिए, हमरा है, हमको पूर्ण यानी पूरा चाहिए, हमको तुम्हारा कोई नहीं है, तुम निकलो अपना बस्ता लेकर के। तो 1929 में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ठीक है, चलो अगला चलो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, गांधी जी यही एक नारा देते हैं, करो या मरो, है ना। चलो सवाल अगला है, बताइएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में होती है। नेक्स्ट सवाल है, क्या पूछा है? नव भारत टाइम्स की शुरुआत किसने की थी? तो नव भारत टाइम्स की शुरुआत मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। 81 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने आंसर दिया है आप लोगों ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कहते नहीं, स्वराज का मतलब क्या? वो खुद का राज। भारत का संविधान कितने समय में बना था? 2 साल 11 में 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप याद रखना, केसी सिन्हा सर, केसी सिन्हा, ठीक है, केसी सिन्हा सर, उनका 1000 किताब लिखा हुआ है। आप लोग जो पढ़ के आए हैं ना 10 क्लास, जो पढ़ के आए हैं 10 क्लास, तो 10 क्लास में जो मैथ पढ़े हो, जो गणित का किताब पढ़ो, मैथमेटिक्स का किताब, वो केसी सिन्हा सर के द्वारा लिखा गया है। हम लोग शौक से हम जो है केसी सिन्हा का बुक पढ़े थे 10th क्लास में। साइन थीटा कोस थीटा का होता, साइन थीटा कोस थीटा, कोट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, है ना। साइन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस। भूल गए क्या? ये सब जो पढ़े हो केसी सिन्हा बुक में हम लोग पढ़े थे। तो केसी सिन्हा सर अभी लाइव पढ़ाते हैं, एक तो चैनल है उनका, वो ऑफिशियल चैनल खोले हैं केसी सिन्हा सर, उनको हम सब्सक्राइब करके रखे हैं। ठीक है, तो केसी सिन्हा सर को पढ़ाते हुए देखते हैं ना, तो एक अलग टाइप का मोटिफिकेशन आता है एकदम। प्रोफेसर केसी सिन्हा, 30,000 सब्सक्राइबर है और 121 वीडियो आ चुका है उनका। अभी एक दिन पहले लाइव लिए हैं 1.5 घंटा का। तो वो पढ़ाते हैं बिल्कुल आकर के एकदम शांत। और जितना भी बड़ा बड़ा संस्था वाला पढ़ा रहा है ना यूट्यूब में आकर के, सब उनका चेला है, समझ गए? सब उनका कौन है? चेला है। तो इसलिए कभी भी इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए कि कौन कहाँ किससे क्या सीख रहा है। वो चीज आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सब एक से एक बढ़ के लोग हैं भैया, है ना, इस दुनिया में। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा पैसा है, मालिक है। देश का मुख्यमंत्री बहुत बड़ा प्रधान है। पटना में जाके देखो, जो देश का मुख्यमंत्री, ये प्रदेश का मुख्यमंत्री जो होता है ना, पटना में जाके देखो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े कंपनी के मालिक ऐसे चुटकी में नचाते हैं लोग को, चुटकी में। पूरा एक कंपनी का बिजनेसमैन होगा और पूरे राज्य का बजट एक तरफ, एक कंपनी का पैसा एक तरफ। समझ गए? तो दुनिया में बहुत लोग हैं पैसा वाले, बहुत लोग हैं रुतबे वाले। ठीक है, तो ये सब चीज। अभी जो मेसी आया था, मेसी, मेसी जो आए थे, वो मेसी के सामने कोई कुछ है? कुछ नहीं है ना। सब जाकर के हाथ जोड़ रहे थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री साहब। समझ गए? ये चीज करना है। तो दिमाग में कभी भी ये मत लाना कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, समझ गए? तो ये चीज रखना। अब देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 1946 को आता है। ठीक है, माउंट बेटन योजना कब घोषित होता है? ये चीज बताओगे। माउंट बेटन योजना, जिसके तहत भारत का विभाजन करना था, माउंट बेटन योजना, 85 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो माउंट बेटन योजना 1947 में आता है, जून में, और इसके तहत भारत का विभाजन करना होता है। ठीक है, माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन होना था। तो जून 1947 में आता है। ठीक है, वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन थी? वैदिक काल की प्रमुख नदी जो है सरस्वती नदी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिर में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा अगला जो है, गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था? नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खजुराहो मंदिर किसने बनाया था? तो राजपूत ने बनाया था। ठीक है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि 1674 में मिली थी। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो अकबर ने रोक लगाई थी, अकबर ने उसको खत्म किया था। नवरत्न किसके दरवाजे पर था? तो अकबर के दरवाजे पर। नवरत्न मतलब 9 लोगों का, बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोगों का समूह। नवरत्न का मतलब समझ रहे हो? बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, ऐसे 9 बड़े बड़े विद्वानों का समूह को क्या कहा गया? नवरत्न कहा गया। ऐसे 9 बड़े बड़े विद्वानों के समूह को क्या कहा गया? नवरत्न कहा गया। ठीक है, तो नवरत्न किसके दरवाजे पर था? ये था आपके अकबर के दरवाजे पर। उसमें अबुल फजल थे, उसमें बदायूनी थे, उसमें बीरबल थे,
और भी 6 लोग थे, 3 को तो हम बता दिए। ठीक है, अब देखो डोआई आर्किटेक्चर किस काल में है? डोआई आर्किटेक्चर ब्रिटिश काल में था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज तरंगिणी किसने लिखी थी? तो कलहन के द्वारा लिखा गया, अमर सिंह के द्वारा, सॉरी। राज तरंगिणी की बात करें, 94 प्रश्न, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग बताइएगा? 94 प्रश्न कलहन के द्वारा लिखा गया था। भारत में प्रथम किसान आंदोलन जो होगा वो बिहार में चंपारण में हुआ था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड लिट्टन कर्जन या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय कर्नल बने हुए थे। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलो, भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी? तो सैंडर्स हत्या के कारण। सैंडर्स एक बहुत बड़े अधिकारी थे, मतलब वकील जज थे, वो जो भारतीय लोगों को उल्टा फैसला सुनाते थे, मतलब हमेशा उनको जेल में डालते थे, फांसी की सजा सुनाते थे। ये सब उन्हीं को मारने के लिए कार में बम सेट किया गया था, उसी को कहते हैं सैंडर्स हत्या के कारण उनको फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा WC बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, कबीर का जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। 100 में आपका कितना आया ये चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, जम करके आप लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे क्लास का आनंद ले सके, अच्छी तरह से क्लास को देख सकें। उम्मीद है क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और बहुत सारे बच्चे तो बाद में जुड़े हो भैया, है ना, तो पूरा क्लास कर लेना शुरू से लेकर लास्ट तक, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छा से क्लास समझ में आ गया होगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी बच्चे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, क्योंकि अब जो है एप्लीकेशन में, आपकी एप्लीकेशन में आज से लेकर के आज आपका 24 तारीख है ना, 24 दिसंबर से लेकर के आपका 1 जनवरी तक है ना, 24 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक कितना दिन हो गया? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, कितना दिन हो गया? एक दो, आज आज नहीं, आज 24 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 सप्ताह काम चलेगा एप्लीकेशन में, 1 सप्ताह लगातार काम चलेगा। तो बहुत सारा चीज अपडेट होगा, फ्री वगैरह बहुत सब चीज होगा वहाँ। तो जाकर के आप ले लो, ऐप को डाउनलोड कर लो, और प्रीमियम नोट्स वाला दे दिया, बहुत कम प्राइस में रखा गया है, उसको जाकर के ले लेना। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा क्लास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।